साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बात करी थी, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ पाए थे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था, यहाँ के जीवन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटेन जो कि जहाँ से शुरुआत हुई थी अर्थव्यवस्था को समझने का, जहाँ से शुरुआत हुआ था, आपने पढ़ा था कि ब्रिटेन में एक ऐसी स्थिति भी आई कि ब्रिटेन में जो है आबादी बढ़ी और आबादी जब बढ़ रही थी और दूसरी चीज़ थी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े भूमि स्वामी थे, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटेन में क्या किया कि उन्होंने एक कॉर्न लॉ पर पाबंदी लगा दी। किस लॉ पर? कॉर्न लॉ पर। कॉर्न लॉ एक होता है कि ब्रिटेन में मक्का का आयात किया जा रहा था, यानी कि वहाँ पर खाद्य पदार्थों का बाहर से आयात किया जा रहा था, तो उस पर पाबंदी लगा दी, यानी कि मक्का का आयात अब ब्रिटेन में नहीं होगा। और जब आयात ब्रिटेन में नहीं होता है तो देखते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगभग 1870 के आसपास बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और खाद्य पदार्थ मतलब बहुत कम पड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा संचार आता है कि यहाँ पर औद्योगिकीकरण का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ के जो कि बाहर जाने लगे और बाहर से जैसे कि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ कब्जा किया, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में यूरोपीय ताकतें आती हैं, कब्जा करती हैं, तो वो जा कर के क्या करा कि वहाँ से कुछ आर्थिक मदद जब वहाँ से मिली तो धीरे धीरे करके इन्होंने औद्योगिकीकरण क्रांति चलाई। औद्योगिकीकरण। और जब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जैसे ही औद्योगिकीकरण की क्रांति आती है, इस क्रांति ने एक बड़ा परिवर्तन खड़ा किया, ब्रिटेन में एक बड़ा परिवर्तन खड़ा किया। और यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि होती है। क्या होती है? आय में वृद्धि होती है। और जैसे ही आय में वृद्धि होती है, हम देखते हैं कि आय में जैसे ही वृद्धि होती है तो होता क्या है कि यहाँ के लोग जो है बाहर से फिर मांग करने लगते हैं, ब्रिटेन के लोग, कि कॉर्न लॉ को किसी तरीके से निरस्त किया जाए। और कॉर्न लॉ जो है सरकार को मजबूरीवश निरस्त करना पड़ता है, और जैसे ही निरस्त करते हैं, कॉर्न लॉ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर ब्रिटेन में जो है खाद्य पदार्थों का क्या होने लगता है? आयात होने लगता है, और खाद्य पदार्थों का बड़ी मात्रा में आयात होने लगता है। और जब ये आयात होता है तो ब्रिटेन से ही नहीं, ब्रिटेन में बहुत सारे देशों से आयात होने लगता है खाद्य पदार्थों का। हम देखते हैं कि अमेरिका से भी यहाँ पर अमेरिका और जो यूएसए, अमेरिका से, और हम देखते हैं कई देश जर्मनी से, और कई देश जहाँ से आयात होने लगता है ब्रिटेन को खाद्य पदार्थों का। और जो ही ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों का आयात होने लगता है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन, और फिर जब इसी प्रकार से अफ्रीका में एक स्थिति आती है कि अफ्रीका में एक जो हमने बताया था कि रेंडर पेस्ट नाम का एक जैसे ही बीमारी फैलती है मवेशी प्लेग की, और वो मवेशी प्लेग जो है धीरे धीरे करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से निचोड़ लेता है। यहाँ की मवेशी जो अफ्रीका में मवेशी प्लेग आता है, आपने देखा था कि मवेशी प्लेग जब आता है तो मवेशी प्लेग एक भारी परिवर्तन करता है, यहाँ के मवेशियों को ख़त्म कर देता है, पूरी तरह पतन कर देता है। और धीरे धीरे करके अमेरिका के लोगों को बागानों में काम करना पड़ता है, और बागानों के साथ साथ उनको खदानों में भी काम करना पड़ता है। किसमें? खदानों में काम करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है, और धीरे धीरे करके अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। और इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे थे
कि किस प्रकार से भारत के जो है मजदूर, भारत के लोगों को जो है बाहर भेजा जाता है मजदूरी के लिए, उनसे एग्रीमेंट कराया जाता है। हमने पढ़ा था इसी क्रम में कि कुछ गिरमिटिया मजदूर, जिनको गिरमिटिया बोला जाता है, गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है, इन मजदूरों को बाहर भेजा जाता है और इनके लिए 5 साल का, लगभग 5 साल का एग्रीमेंट करा लिया जाता है। 5 साल, 2 साल, 4 साल इनका एग्रीमेंट करा लिया जाता है। और जैसे ही एग्रीमेंट कराया जाता है तो एग्रीमेंट के साथ साथ इनको बहुत सारे तनाव, बहुत सारे मतलब ये जो सोच नहीं पा रहे थे उससे भी कठिन वर्क इन लोगों से लिया जाता है। भारत के जो गिरमिटिया मजदूर हैं इनसे वर्क लिया जाता है और ये मजबूरी में ये मजदूर वर्ग जो होता है ये इनको, जैसे कि कई देश जो कैरेबियन द्वीप के आसपास जो देश पड़ते हैं, आपको पढ़ा जो आपने देखा था कि सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया और मलाया द्वीप हो गया, सीलोन हो गया, तो इन सब द्वीपों में जब लोग जाते हैं मजदूर वर्ग और इनको एग्रीमेंट कराया जाता है और मजबूरी बस इनसे काम कराया जाता है, तो कुछ मजदूर हम देखते हैं कि भाग जाते हैं यहाँ से, जंगलों में चले जाते हैं और जंगलों में जा कर के ये जो है बस जाते हैं। कुछ जो है वहाँ पर मजदूरी करते ही रहते हैं। आपको एक आप बीती भी सुनाई थी कि किस प्रकार से जो है राम नारायण तिवारी ने अपनी आप बीती सुनाई थी कि हमारे 1 हफ्ते काम करने से ही हमारे हाथ पैर जो है छिल गए थे और फिर बाद में हम 14 दिनों तक भी काम नहीं कर पाए, सही से 14 दिन तक भी काम नहीं कर पाए और हमको जो है इसके उपलक्ष्य में लगभग 1 हफ्ता भी काम नहीं कर पाए सही से, और हमको इस वजह से जो है हम सही से काम नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ के सरकार ने हमको 14 दिन तक जेल में भी रखा। मतलब ये इस प्रकार की यातनाएं मज़दूरों को दी जाती थी। इन मज़दूरों को, इनको अनुबंधित मज़दूर कहा जाता था एक तरीके से, गिरमिटिया मज़दूर जो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो है इस प्रकार की स्थितियाँ जो है भारत की अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन डालती हैं। अगर हम पढ़ें विदेश में जो भारत उद्यमी हैं, जैसे कि विश्व बाज़ार की बात करें, विश्व बाज़ार की, तो विश्व बाज़ार में हम देखेंगे कि कुछ जो छोटे मोटे किसान थे उस पीरियड में 1870 के पीरियड में या 18वीं 18वीं सदी के लास्ट तक, यानी कि 1870 या 60 के दशक में हम देखते हैं कि शिकारीपुरी श्राफ, जो कि शिकारीपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टाई, शिकारीपुरी और क्या श्राफ, शिकारीपुरी श्राफ और एक लोग हैं नट्टू कोट्टाई, क्या नाम है उनका, नट्टू कोट्टाई। शिकारीपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टाई, नट्टू कोट्टाई और शिकारीपुरी श्राफ, ये उन दिनों लगभग जो है उन दिनों बैंकर्स का काम कर रहे थे, यानी कि उन दिनों व्यापारियों की मदद, व्यापारियों का भी काम करते थे। व्यापारियों से ये जो है व्यापारियों का काम कर रहे थे और ये मतलब कर्ज लोगों को देते थे और बैंकर का भी काम करते थे। ये यूरोपीय बैंकों से, कई यूरोपीय बैंकों से कर्ज भी ले रखा था और उसी सिलसिले में ये लोगों को कर्ज दिया करते थे। ये लगभग जब देसी साहूकार और महाजन हुआ करते थे तब का एक दृश्य है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के कुछ महाजन साहूकार भी देखने को मिलते हैं जो कि यूरोपीय बैंकों से काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रखा था और वो जो है मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के आसपास ये जो है अपनी जेब से पैसा लगाते थे, बैंक से कर्ज लेते थे, किसी न किसी तरीके से ये व्यावसायिक संगठनों से जुड़े हुए लोग थे। तो देखने को मिलता है कि 1860 के दशक में जो है काफ़ी जब विकसित हुआ, यानी कि 1860 के दशक में जब ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण बढ़ा तो क्या हुआ, जब बंदरगाह आपस में जोड़े गए, बंदरगाह आपस में जोड़े जाते हैं, बंदरगाह आपस में जोड़े जाते हैं और जो है
कुछ सैलानियों के लिए दुकानें जो है आकर्षक स्थानीय विदेशी चीज़ें मिलती हैं और कारोबार जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होता है। ये अफ्रीका के एक छोटे से इलाके की बात है कि वहाँ पर जो है ऐसा होता है, दिनों दिन सैलानियों की संख्या बढ़ती रहती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं उपनिवेशीकार के पीछे का राज था, जो कि उपनिवेश जो है धीरे धीरे अफ्रीका में इस प्रकार से फैलने लगता है कि वो एक जो है वहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी जो बैंकर का काम करने लगते हैं और लोगों को कर्ज देने लगते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू होने लगता है। हम देखते हैं कि अगर भारत की बात करें कि भारत में किस प्रकार से जो है खाद्य पदार्थ जो है भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे उत्पादन भी रहे भारत में जो कि काफ़ी अर्थव्यवस्था को डिपेंड करते हैं। जैसे कि भारत में था महीन कपास। कौन था? महीन कपास। महीन कपास की भारत में अच्छी खेती होती थी। तो महीन कपास की भारत में अच्छी खेती होती थी और इसका जो है यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था? इसका निर्यात किया जाता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो है ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में इसका निर्यात किया जाता था। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटेन में जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े उद्योगपति, तो वो ब्रिटेन में क्या करते हैं, वो इस आयात पर रोक लगाते हैं। ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं तो इस महीन कपास के निर्यात पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि जब ये भारत का जो महीन कपास है, ये ब्रिटेन में जो निर्यात हो रहा है, इस पर किसी न किसी तरीके से रोक लगाई जाए। और ये रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं कि इसको रोका जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जब इसका निर्यात नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं, ब्रिटेन का जो कपास है वो बिकेगा। तो उसको बिकने के लिए, उसको अच्छा मूल्य पाने के लिए ये क्या करते हैं, भारत से जो महीन कपास जाता है वो धीरे धीरे उस पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि वहाँ जो उद्योग चल रहे थे उनकी रक्षा करनी थी। जो स्थानीय उद्योग ब्रिटेन में चल रहे थे वो अपनी रक्षा कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं कि इस पर पूरी तरह रोक न लगा करके वो क्या करते हैं कि ब्रिटेन का जो भारत से जो महीन कपास आ रहा था उस पर एक सीमा शुल्क लगा देते हैं, और भारी सीमा शुल्क लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? भारी सीमा शुल्क लगाते हैं कि भारत से जो महीन कपास है वो जो ब्रिटेन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीमा शुल्क लगाई जाएगी। तो ऑटोमेटिक रूप से कि भारत जो है सीमा शुल्क जब ज़्यादा लगेगी तो जाहिर सी बात है वो महीन कपास ब्रिटेन में बेचना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसका आयात कम हो जाता है। और ये देखने को भी मिलता है कि लगभग 1800 ईस्वी में देखने को मिलता है कि लगभग इसका जो कपास का जो उत्पादन, कपास का जो निर्यात था ब्रिटेन में, लगभग 35% था। कितना था? 35%। और ये जो है 1815 के आसपास जो है ये रह जाता है लगभग 15%। और हम देखते हैं कि जैसे ही 1830 के आसपास जो है इसका उत्पादन लगभग जो है 3% ही रह जाता है। इसका जो है निर्यात ब्रिटेन में लगभग 3% ही रह जाता है। तो इस प्रकार से महीन कपास को जो है ब्रिटेन में रोक लगा दिया जाता है। वहाँ के स्थानीय जो है भूस्वामी जो होते हैं वो रोक लगा देते हैं, और इस प्रकार से जो है जो महीन कपास है वो ब्रिटेन में नहीं बिक पाता है। तो हम देखते हैं कि भारत क्या चाहेगा? भारत चाहेगा कोई और बाज़ार ढूंढा जाए ब्रिटेन के अलावा, कोई यूरोपीय देश कि जहां पर जो है महीन कपास अच्छे दाम पर बिक सके, अच्छे दाम पर निर्यात हो सके। तो हम देखते हैं कि ये यूरोप में बहुत सारे देश थे, यूरोपीय देश जिनमें ये निर्यात करता है। लेकिन बहुत सारे यूरोपीय देश थे जिनमें ये निर्यात करता है, लेकिन वहाँ पर निर्यात करने के साथ साथ इसको बहुत सारी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी सारा कंपटीशन करना पड़ता है महीन कपास को बेचने के लिए।
तो वहाँ पर बहुत सारी प्रतिस्पर्धा होती है और मनचाहा मूल्य से नहीं मिल पाता है। तो जिस प्रकार से भारत को कहीं ना कहीं नुकसान होता है और इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन 1860 के दशक में हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटेन जो है भारत और चीन, भारत जो है भारत से ब्रिटेन क्या करता है, उस समय ब्रिटेन का शासन था भारत पर, तो औपनिवेशिक काल था, वो जो चाहता था अपने हिसाब से करता था। तो ब्रिटेन क्या करता है कि भारत से ज़्यादा मात्रा में अफीम का निर्यात करता है, अफीम का निर्यात करता है। और ये अफीम जो है भारत से चीन को निर्यात करता है। कहाँ पर? भारत से जो है ज़्यादा मात्रा में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अफीम का निर्यात करता है। कहाँ पर? चीन को निर्यात करता है, अच्छे दामों पर बेचता है और उसके बदले भारत से चीन से क्या खरीदता है? चीन से चाय खरीदता है और अन्य खाद्य पदार्थ जो है आयात कराता है। तो अन्य खाद्य पदार्थों का आयात कराता है। तो इस प्रकार से पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में, कि ये जो है अफीम का किस प्रकार से भारत जो है चीन को ब्रिटेन जो है चीन को किस प्रकार से अफीम का निर्यात करता है, अच्छे दामों पर बेचता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन था वो अर्थव्यवस्था को अपनी मजबूत कर लेता है। रीजन क्या होता है कि ब्रिटेन जो अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से मजबूत करता है कि वो भारत से कुछ चीज़ें सप्लाई करता है बाहर की ओर। जैसे कि हम देखते हैं नील का उत्पादन भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कच्चा माल, जो कच्चा कपास है, कच्चा कपास, तो कच्चे कपास का निर्यात जो है ब्रिटेन को ज़्यादा होता है। क्योंकि रीजन क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण होता है। क्या होता है? औद्योगिकीकरण होता है। यानी कि ब्रिटेन में कपास से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसलिए वो जो है, जब ब्रिटेन में एक तरीके से हम देखते हैं कि कच्चा कपास का निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ से बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन से जो है भारत की ओर आता है। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा जब भारत से व्यापार करते हैं, जब ब्रिटेन व्यापार करता है तो वो इस हिसाब से करता है कि जो ब्रिटेन से आ रहा है, जो ब्रिटेन से वस्तुएं आ रही हैं, खाद्य पदार्थ आ रहा है या कपड़ा आ रहा है, वो अच्छे दामों पर बेचा जाता है। यानी कि ब्रिटेन से जो भी चीज़ें भारत आती हैं, ब्रिटेन से जो भी चीज़ें भारत आती हैं वो क्या करता है कि अच्छे दामों पर बिकता है। जो भी भारत को आयात होता है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो चीज़ें ब्रिटेन को सप्लाई होती हैं, ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, भारत से निर्यात किया जाता है जो चीज़ों का, उन चीज़ों का जो है मूल्य बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है। उन चीज़ों का मूल्य बहुत ही सस्ता होता है और उन पर जो आयात शुल्क है, ब्रिटेन में आयात शुल्क वो बहुत ज़्यादा होता है। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि ब्रिटेन में जो आयात शुल्क है, जब ब्रिटेन की कोई वस्तु जाती है भारत से तो उसका आयात शुल्क बहुत ज़्यादा होता है ना। और जब इसलिए भारत की वस्तुएं वहाँ पर जाती हैं तो बहुत सस्ती बिकती हैं। लेकिन जो वहाँ से आती हैं, जब वहाँ से ब्रिटेन से बना बनाया कपड़ा आएगा, सूती कपड़ा आता है, या वहाँ की कंपनियों से जो वस्तुएं बन करके आती हैं, उद्योगों से बन करके निकल करके सामने निर्माण हो करके आती हैं, तो एक तरीके से ब्रिटेन एक बहुत बड़ा हब भारत को बना लिया और वो एक बहुत बड़ा बाज़ार बनाता है। और भारत में सारी वस्तुएं, जब औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से फैलता है ब्रिटेन में, तो वो अपनी वस्तुएं जो है, बनी बनाई वस्तुएं भारत भेजता है। और भारत में अच्छा दाम कमाने के लिए वो अच्छा शुल्क, वो सस्ता शुल्क लगाता है, सीमा शुल्क लगाता है अपने अनुसार और अच्छे दामों पर बेचता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन को हमेशा लाभ होता है।
एक अधिशेष लाभ होता है, एक यूँ समझिए कि हमेशा अधिशेष का व्यापार होता है। ब्रिटेन हमेशा अधिशेष का व्यापार करता है, यानी कि हमेशा लाभ में रहता है और अपनी भरपाई जो भी वो अन्य देशों से व्यापार करता है, जैसे चीन से हो गया, जैसे अमेरिका से हो गया, और जहाँ से वो व्यापार करता है अगर कहीं नुकसान भी हो जाता है तो उसकी भरपाई कहाँ से कर लेता है, वो भारत से कर लेता है। और बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं कि जब भारत जैसे निर्यात हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों का निर्यात, भारत से बहुत सारी चीज़ों का निर्यात होता है, जैसे कि धीरे धीरे करके जो कच्चा कपास आपको बताया गया, कच्चा कपास का निर्यात करता है। तो कच्चा कपास जो ही महीन कपास का निर्यात कम पड़ता है, तो ही धीरे धीरे कच्चे कपास का निर्यात बहुत ज़्यादा होने लगता है। कच्चे कपास का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ नील उन दिनों जो है कपड़े की रंगाई के लिए काम आता था, और नील का उत्पादन भारत में नील आंदोलन आपने सुना होगा, और भारत में कई इतिहास, कई क्रांतियाँ हुई, कई आंदोलन हुए नील को लेकर के, क्योंकि इसकी खेती जो होती थी, नील के जो पौधे होते थे वो बहुत ज़्यादा, इनकी जड़ें गहरी होती थी और ये एक प्रकार से खेती को बंजर बना देते थे, यूँ समझिए। उनमें नील की खेती करने वाले किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो वो जो है नील उत्पादन कराते थे। ब्रिटेन के लोग जो है औपनिवेशिक जब शासन था तो ये क्या करते थे, ये ज़्यादा मात्रा में नील भारत से विदेश सप्लाई होता था, यानी कि यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, और यूरोपीय देशों से अच्छा पैसा जो है अच्छी आर्थिक आमदनी होती थी, यानी कि आर्थिक आमदनी होती थी, जिससे ये क्या करते थे, जब ब्रिटेन आती थी तो उन्हीं से जो है ब्रिटेन के जो अफसर होते थे उनकी पेंशन और ब्रिटेन की जो आय होती थी, कुछ अफसरों की जो यहाँ काम करते थे उनकी आय, और इन सब चीज़ों में वो फिर जो है ब्रिटेन पहुँच जाती थी। तो ये कुल मिला के जो है एक प्रकार से आर्थिक दोहन हो रहा था भारत का। तो हम देखने को मिलता है उस 19वीं दशक के दौरान, लगभग 19वीं सदी के प्रारंभ में, तो एक तरीके से आर्थिक दोहन हुआ भारत का। तो ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था को और विश्व की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला। और आप एक बार ये प्रयास करेंगे कि महायुद्धों के बीच जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा, जब भारत जब पहला विश्व युद्ध हुआ, आप देख रहे हैं पहला विश्व युद्ध के दौरान जो पहले विश्व युद्ध के दौरान जो दो खेमे थे उनके बीच में जो युद्ध हुआ, उसके बीच में धीरे धीरे जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के दौरान बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन आए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब युद्ध होगा तो युद्ध होने के साथ साथ कुछ जो है जहाँ तकनीक, जहाँ डेवलपमेंट हो गया, जैसे हम देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के लगभग 18वीं सदी के लगभग आखिरी पड़ाव में हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ब्रिटेन में भी औद्योगिकरण हो गया था, यूरोपीय देशों में तकनीक का विस्तार हो गया था। तो धीरे धीरे जब विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध के दौरान उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पतन भी होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नष्ट भी होती हैं। तो उससे अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके कारण एक महामंदी का दौर आता है। जब विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देश उसमें जुड़ते हैं और बहुत सारे देशों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये धीरे धीरे देखते हैं कि युद्ध कई सालों तक चलता है, लगभग 4 साल तक ये युद्ध चलता है। और तो इस प्रकार से जो है काफ़ी ज़्यादा देशों का नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों इस नुकसान के कारण जो है महामंदी का एक दौर भी आता है, और महामंदी के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन साथियों, आज का सेशन बस इतने पर ही विराम है, और अगले जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस महामंदी को और जो महायुद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में बता करके इसको फाइंड अप करेंगे, और फिर हम चालू करेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था का जो पुनर्निर्माण होता है उसके बारे में बताएंगे। तो साथियों, प्रयास करिएगा इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि खाद्य उपलब्धता
कि तकनीकी के प्रभाव जो है प्रभाव को दर्शाने में जो है इतिहास के 2 उदाहरण देना है और आपको बताना है कि कल्पना कीजिए, एक क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आप कैरोबियन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप कैरोबियन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैरोबियन क्षेत्र में एक गिरमिटिया मजदूर बन कर के काम कर रहे हैं। क्या करके? गिरमिटिया मजदूर बन के काम कर रहे हैं। तो अब उनके हालात और उनकी भावनाओं का वर्णन करते हुए एक परिवार के बारे में आपको लिखना है। तो आप इस पर कल्पना करके कुछ शब्द आपको लिखना है। और दूसरा आपको लिखना है कि कार्न लॉ को समाप्त करने के बारे में टिप्पणी आपको लिखनी है कि कार्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का क्या फैसला था। और दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है कि जो 17वीं शताब्दी के दौरान जो आदान प्रदान 17वीं शताब्दी से पहले जो होने वाले आदान प्रदान हैं उनके 2 उदाहरण देने हैं। एक एशिया से देना है और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप से। ये 2 उदाहरण आपको देना है कि किस प्रकार से 17वीं शताब्दी में जो आदान प्रदान होता था वो किस प्रकार से होता था, वेतन के माध्यम से होता था या विनिमय के माध्यम से होता था, वो कौन सा माध्यम था, ये ज़रूर आप लिखेंगे इसके बारे में कल्पना करके। और दूसरा है एक क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। यानी कि जैसे कि कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, क्या लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को, जैसे कि हमारे यहाँ महीन कपास के बारे में आपको बताया कि महीन कपास जब भारत में उत्पादन होता था उसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन और साथ साथ यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा कि जब यूरोपीय देशों में ब्रिटेन में अच्छा मूल्य न मिल पाने के कारण, उसको ज़्यादा सीमा शुल्क लगा देने के कारण उसको अन्य देशों में बेचना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के बारे में, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को लेकर के एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला जब आया, तो इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है और कोशिश करिएगा। और फिर जो है औद्योगिकीकरण के युग के बारे में हम पढ़ेंगे कि औद्योगिकीकरण में किस प्रकार से कारखानों का उदय हुआ, किस प्रकार से औद्योगिक श्रम, जो औद्योगिक परिवर्तन आए, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पर फाइंड अप होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ये जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर दें। और मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर लेक्चर आपको दिया जाए और कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी लगभग फाइंड अप होने वाली है। साथियों, हाई स्कूल मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से फाइंड अप हो कि आपको दोबारा एनसीईआरटी न देखनी पड़े, एक बार में ही आपके जेहन में पूरी तरह से बैठ जाए। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।